ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट ऑफ द CNS। कल हमने डिमेंशिया तक किया था। सो इन दिस पार्ट वी विल डू फ्रॉम द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इनहिबिट्स अनवांटेड एक्सेस मूवमेंट्स एंड फैसिलिटेट्स स्मूथ वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, तो एक्सेस मूवमेंट्स को हटाता है ताकि हमें जो भी करना है वो स्मूथली हम कर पाएँ। इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये, वैसे इसके अलावा जो एनाटॉमी वाला डायग्राम है उसमें देख के ज़्यादा आपको क्लियर होगा। कॉर्डेट न्यूक्लियस होते हैं साइड पे, ठीक है। देन वी हैव प्यूटामेन, देन ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस दो पार्ट्स में होता है, इंटरनल ग्लोबस पैलिडस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। देन सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है ब्लैक कलर का नीचे, वो भी दो तरह का होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा एंड पार्स रेटिकुलेट। और फिर एक होता है उसके बाद सबथैलेमिक न्यूक्लियस। कॉर्डेट प्यूटामेन जो है वो अगर हम उसको कॉर्डेट के साथ इकट्ठा बोलें तो क्या आएगा? स्ट्राइटम। प्यूटामेन को अगर ग्लोबस पैलिडस के साथ बोले तो उसे हम बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो कॉर्डेट प्लस प्यूटामेन इज इक्वल टू स्ट्राइटम, प्यूटामेन प्लस ग्लोबस पैलिडस इज इक्वल टू लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? मोस्ट बेसल गैंग्लिया आउटपुट इज इनहिबिटरी एंड यूजेस गाबा, ठीक है। बहुत सारे के सारे जो हैं वो मोस्टली इनहिबिटरी होते हैं और गाबा यूज़ करते हैं। हमें सिर्फ दो याद रखने हैं, एक जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है वो ग्लूटामेट यूज़ करता है और जो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा है वो डोपामिन यूज़ करता है, हमें पता है। ये दोनों एक्सेप्शंस है, इसके अलावा सब कुछ इनहिबिटरी है, गाबा को यूज़ करता है। अब कौन से स्ट्रक्चर के इफेक्ट होने से क्या होगा? अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस इफेक्ट होगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस कॉग्निटिव काम करता था, ठीक है। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस के इफेक्ट होने से सी से कॉर्डेट, सी से क्या होगा? कोरिया। कोरिया क्या होता है? डांस लाइक पर्पसलेस मूवमेंट्स। ग्लोबस पैलिडस के इफेक्ट होने से क्या होगा? एथिटोसिस। गैप याद रखना है, गैप ब्रांड होता है ना एक। तो ग्लोबस पैलिडस के इफेक्ट होने से क्या होगा? ए से एथिटोसिस, वो क्या होता है? स्लो रिडलिंग स्नेक लाइक मूवमेंट्स, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा, इसके इफेक्ट होने से पार्किंसोनिज्म होता है, जिसमें हमें पता है ट्रैप, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया, जो भी सारा कुछ हम ट्रैप में पढ़ते थे वो सब होगा। सबथैलेमिक न्यूक्लियस के इफेक्ट होने से क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल हेमिबेलिस्मस, दैट इज वायलेंट फ्लिंगिंग मूवमेंट्स, कॉन्ट्रालेटरल साइड की, ठीक है। देन अब एसेंशियल ट्रेमर क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर जिसमें बेसल गैंग्लिया नॉट इन्वॉल्व है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेमर है ये 6 to 10 हर्ट्ज़ का। हम इसके बाद पढ़ेंगे बाकी भी ट्रेमर, जैसे हम आगे पार्किंसंस में भी पढ़ेंगे कि पार्किंसोनिज्म के ट्रेमर्स 3 to 6 हर्ट्ज़ के होते हैं। ये वाले जो हैं ट्रेमर्स हमारे पास 6 to 10 हर्ट्ज़ के हैं और ये पोस्चरल या एक्शन ट्रेमर्स हैं। इट इंक्रीजेज विद स्ट्रेस एंड एक्टिविटी एंड डिक्रीजेज विद अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल से कम होते हैं, स्ट्रेस और एक्टिविटी से इंक्रीज होते हैं। दे आर ऑफन फेमिलियल एंड ड्रग ऑफ चॉइस होता है इसमें बीटा ब्लॉकर प्रोपैनोल। अब एसेंशियल ट्रेमर को सेरिबेलर इंटेंशियल ट्रेमर से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो सेरिबेलर इंटेंशियल ट्रेमर है ना वो कब आएगा? जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवमेंट में आएगा वो, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है दो पाथवेज इसके बेसल गैंग्लिया के, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे D1 रिसेप्टर से होता है, इनडायरेक्ट पाथवे D2 रिसेप्टर से होता है। जो डायरेक्ट पाथवे है वो मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट पाथवे मूवमेंट को कम करेगा। पहले हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। डायरेक्ट पाथवे डोपामिन एक्ट्स ऑन D1 रिसेप्टर, इस ये क्या करता है? इसमें स्ट्राइटम इनिबिट कर देता है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को। अब याद रखना इंटरनल हमारे घर में कौन है? मदर, ठीक है। तो GPI मदर है मान लो। GPI जो के बाद हमारे घर में जो फादर है वो थैलेमस है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इसे? GPI मदर है और थैलेमस फादर है, तो क्या होगा? एक सेकंड, हाँ, GPI मदर है, थैलेमस फादर है। तो अगर तो डायरेक्ट, अगर ये किसी ने ट्रिप पे जाना है, वो वाला एग्जांपल के थ्रू इसे याद करना है। डायरेक्ट क्या होगा? किसी ने अगर ट्रिप पे जाना है, अगर कोई बंदा मदर को बोलेगा तो वो तो ऑब्वियसली फादर को मना कर देगी कि किसी नहीं भेजना। तो हम डायरेक्ट पाथवे में क्या करते हैं? मदर को बताएंगे ही नहीं ताकि वो फादर से बात ना करे और हम चुपचाप ट्रिप पे चले जाएँ। तो डायरेक्ट पाथवे में हम इनिबिट करेंगे मदर को, दैट इज़ ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को। वो आगे थैलेमस को इनिबिट नहीं कर पाएगी, फादर को इनिबिट नहीं कर पाएगी, तो फिर कॉर्टेक्स की मूवमेंट हो जाएगी, वो ट्रिप पे चला जाएगा, ठीक है। ये होगा नेट रिजल्ट इसमें स्टिमुलेटरी। अब इनहिबिटरी पाथवे में क्या होता है कि डोपामिन एक्ट्स ऑन D2 रिसेप्टर्स, तो स्ट्राइटम वाया लॉन्ग पाथवे, एक लॉन्ग पाथवे है, इनडायरेक्ट पाथवे। अल्टीमेटली
ये ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि मूवमेंट नहीं होती, मतलब मदर को पता लग जाएगा और अब मूवमेंट नहीं होएगी। तो इनडायरेक्ट पाथवे में क्या हुआ कि जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, जब सिग्नल आया बेसिकली, तो वो उसने बता दिया किसी ने कि मैंने ट्रिप पे जाना है, अपने फ्रेंड को बता दिया। फ्रेंड कौन है? ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, बाहर रहता है किसी और के घर में तो एक्सटर्नस हुआ, वो फ्रेंड है, उसे बता दिया। उसने अपनी मदर को बता दिया, सब थैलेमिक न्यूक्लियस को, मदर ऑफ फ्रेंड, ठीक है। फिर मदर ऑफ फ्रेंड ने आके अपनी मदर को बता दिया, हमारी मदर को, कि भाई ये तो ट्रिप पे जाने की प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो मदर को पता लग गया। तो फिर इसलिए मदर क्या करेगी, अब पापा को बताएगी, थैलेमस को इनहिबिट कर देगी और कॉर्टेक्स की मूवमेंट को नहीं होने देगी, तो वो इनहिबिटरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसल गैंग्लिया की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मूवमेंट डिसऑर्डर्स। मूवमेंट डिसऑर्डर्स में सबसे पहले है पार्किंसोनिज्म, जिसे हम पैरालिसिस एजिटेंस भी बोलते हैं। दीज सिम्टम्स टुगेदर डिफाइन पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म के मूवमेंट्स में क्या आता है? ट्रेमर, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि एसेंशियल ट्रेमर जो अभी हमने किया था वो 6 to 10 हर्ट्ज था, और पार्किंसोनिज्म का 3 to 6 हर्ट्ज है। इसमें क्लासिकल पिल रोलिंग रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी होती है, लेड पाइप या कॉगव्हील स्टिफनेस, एकाइनीजिया या ब्रेडिकाइनीजिया क्योंकि स्लोनेस होती है और लैक ऑफ मूवमेंट, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, बैलेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉल्स होती हैं। एडिशनल क्लिनिकल साइंस क्या होंगे? माइक्रोग्राफी, इनकी स्मॉल और क्रैम्प्ड सी हैंड राइटिंग होगी, मास्क लाइक फेसेस, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है इनका, शफलिंग गेट क्योंकि ये शॉर्ट स्टेप्स लेंगे, और रिड्यूस्ड आर्म स्विंग होगी। ये तो पूरा कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, याद ही है वैसे ये। लेट फीचर्स क्या होते हैं कि धीरे धीरे डिमेंशिया और डिप्रेशन में बंदा चल जाएगा। गुड रिस्पॉन्स टू डोपामीन होते हैं इसके, ठीक है। एंड जो क्यों बताई ये लाइन मैंने कि गुड रिस्पॉन्स टू डोपामिन, क्योंकि जो पुअर रिस्पॉन्स टू डोपामिन होते हैं ना, वो पार्किंसोनिज्म नहीं, वो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स होते हैं। अब पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स भी साथ में कर लेते हैं। पार्किंसन प्लस सिंड्रोम में क्या फ़र्क है कि इसमें पुअर रिस्पॉन्स होता है ऑफ डोपामिन और इसमें कोई ट्रेमर्स नहीं होते। मल्टी सिस्टम एट्रोफी, लुई बॉडी डिमेंशिया, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी, कॉर्टिकोबेजल डिजनरेशन, एमएसए, एलबीडी, लुई बॉडी, पीएसपी और सीबीडी, ये हैं सारे। अब एमएसए में क्या है? एमएसए सी, ये ऑटोनॉमिक फीचर्स होते हैं इसके, और इसमें क्या दिखता है हमें? हॉट क्रॉस बर्न साइन इन द पॉन्स। एमएसए में दिख रहा है हॉट क्रॉस बर्न साइन, ठीक है। लुई बॉडी डिमेंशिया में क्या है? डिमेंशिया के साथ क्या होते हैं? विजुअल हेलुसिनेशन, से कल पढ़ाया था। देन प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी, पीएसपी में क्या होता है? इम्पेयर्ड डाउनवर्ड गेज, ठीक है। अब पीएसपी में ऐसे नीचे को मुँह करके गेम खेलते रहते हैं ना, तो बस अब वो वाली हटा, उसमें दिक्कत आ गई, तो इम्पेयर्ड डाउनवर्ड गेज है। और इसमें हमिंग बर्ड साइन होते हैं, बर्ड की कोई गेम खेल रहा है वैसे याद रख लो पीएसपी में, और वो उसमें वर्टिकल गेज पैल्सी हो जाती है। आंखों पे असर पड़ेगा अगर बच्चे पीएसपी में गेम खेलते रहेंगे, है ना, वर्टिकल गेज पैल्सी। अब कॉर्टिकोबेजल डिजनरेशन, सीबीडी में क्या होता है? एलियन लिम्ब फिनोमिना और एसिमेट्रिक ब्रेडिकाइनेसिया, इसमें एलियन लिम्ब फिनोमिना याद रखना है। इसमें से ल्यूई बॉडी डिमेंशिया को और रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें एक तो फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन होगी, मतलब पेशेंट में भी ल्यूसिड एट वन टाइम एंड कंफ्यूज्ड शॉर्टली आफ्टर, फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन। सेकंड हमने कई बार कर लिया कि इस ल्यूई बॉडी डिमेंशिया में विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक अर्ली साइन है इसके। आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, लॉस ऑफ नॉर्मल आरईएम स्लीप पैरालिसिस, पेशेंट एक्ट आउट ऑफ ड्रीम्स। फिर स्पॉन्टेनियस पार्किंसोनिज्म की तरह इसमें ब्रेडिकाइनीजिया, वो रिजिडिटी होंगे, पर इसमें क्योंकि पार्किंसन प्लस डिसऑर्डर, ट्रेमर्स जो है वो थोड़े लेस प्रोमिनेंट होते हैं। यहाँ पे हमें लुई बॉडीज दिखेंगी हिस्टोपैथोलॉजी पे, और वो किससे बनी होंगी? अल्फा सिन्यूक्लियन से, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, सिन न्यूक्लियोपैथीज और टाउपैथीज। तो हमने देखना है कि सिन न्यूक्लियोपैथीज कौन सी हैं और टाउपैथीज कौन सी हैं। अल्फा सिन न्यूक्लियन अभी एक सिन न्यूक्लियोपैथी होता है, वो कौन सी है? लुई बॉडी। और लुई बॉडी के साथ एमएसए भी सिन न्यूक्लियोपैथी होती है। तो जो मैंने ये चार पढ़ाए ना पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स, इसमें से पहले दो सिन न्यूक्लियोपैथीज हैं, बाद के दो टाउपैथीज हैं। तो सिन न्यूक्लियोपैथीज में एक तो पार्किंसोनिज्म भी सिन न्यूक्लियोपैथी है। तो क्या क्या आ गया? पार्किंसोनिज्म मोस्ट कॉमन, डिमेंशिया विद लुई बॉडी, और मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी जो कि ऑटोनॉमिक फंक्शन वाली थी, ठीक है। तो ये होगी सिन न्यूक्लियोपैथीज। अब टाउपैथीज कौन कौन सी हैं? एक तो वो जो ये बाकी दोनों पीएसपी और सीबीडी, ठीक है, और अल्जाइमर्स और पिक्स, ये कल पढ़ा था हमने कि ये दोनों टाउपैथीज हैं। और इसके अलावा कुछ और होती हैं जैसे कि क्रोनिक ट्रोमैटिक एनकेफेलोपैथी, पेंटोथिनेट काइनेज एसोसिएटेड डिजनरेशन, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएनकेफेलाइटिस, मीजल्स। तो ये एक बार ही रीड कर लिया, पर अब अगर आपको सिन न्यूक्लियोपैथीज पता है तो आप बता सकते हो कि बची हुई सारी क्या है,
ताउ न्यूक्लियोटाइड्स। अब पार्किंसोनिज्म की मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। पार्किंसोनिज्म में होता क्या है कि डोपामिन और कोलिनर्जिक का बैलेंस लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, एसिटाइलकोलिन को बढ़ाना है और डोपामिन को कम करना है। सॉरी, हमने उल्टा करना है। पार्किंसन में हो क्या गया, एसिटाइलकोलिन बढ़ गया, डोपामिन कम हो गया। तो अगर हमने पार्किंसनिज्म को ठीक करना है तो डोपामिन जो कम हुआ है उसको हम बढ़ाएंगे और एसिटाइलकोलिन को कम कर देंगे ताकि उनका बैलेंस जो ख़राब हुआ था वापस से सही हो जाए। अब इसमें होते क्या क्या है ड्रग्स। सबसे पहले एक तो हमारे पास होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनिबिटर, जैसे कि कार्बिडोपा। ये क्या करता है, जो पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज है उसे इनिबिट करेगा ताकि सेंट्रल एक्शन बना रहे, ठीक है। इसकी एफिकेसी काफ़ी होती है और साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। सो इट इज़ अ गुड ड्रग। कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं इसको, कार्बिडोपा को किस साथ, लीवोडोपा के साथ। उसके बाद ये जो है, और हम COMT इनिबिटर यूज़ करते हैं, जैसे कि COMT इनिबिटर्स ये दो तरह के होते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल। तो ये COMT को इनिबिट करेंगे, जैसे कि एंटाकेपॉन टॉलकापॉन, ठीक है। पेरिफेरल में पेरिफेरल में दोनों आते हैं, एंटाकेपॉन टॉलकापॉन, सेंट्रल में सिर्फ टॉलकापॉन। चलो इतना नहीं करना, पर आप याद रखो कि टॉलकापॉन जो है वो इतना ज़्यादा हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिक नेचर का होता है। देन ये तो ठीक है, डोपामिन बढ़ाने के लिए और क्या कर रहे हैं हम, माओ बी इनिबिटर्स दे रहे हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं, सिलेजिलिन या रेसाजिलिन। एडिशनल न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन होता है सिलेजिलिन का, तो ये और भी अच्छा है ड्रग, ठीक है। माओ बी इनिबिटर इसमें दे रहे हैं, याद रखना है कि माओ ए इनिबिटर हम दे रहे थे डिप्रेशन में, ठीक है। सो माओ बी हम दे रहे हैं पार्किंसोनिज्म में। अब आगे डोपामिन एगोनिस्ट, जो ऑब्वियसली डोपामिन की को लेने बढ़ाएंगे कि भी और उसको इन्हेंस करेंगे एक्शन को। तो डोपामिन एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं, प्रामीपेक्सोल, रोपिनारोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है। अब ये जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं इन यंग। अगर यंग एडल्ट्स में पार्किंसोनिज्म हो जाए तो उनमें ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं डोपामिन एगोनिस्ट। क्या क्या है, प्रामीपेक्सोल, रोपिनारोल, ब्रोमोक्रिप्टिन। इसमें से जो पहले दो हैं प्रामीपेक्सोल और रोपिनारोल, ये नॉन एर्गोट है, ब्रोमोक्रिप्टिन एर्गोट है। अब अगर किसी को पैच लगाना है तो कौन सा देंगे, रोटीगोटिन पैच, रोटी का पैच बना के दे देंगे यंग को, ठीक है। यंग तो रोटी से भी ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद आगे जो ये होते हैं हमारे पास, ये क्या चीज़ है, डोपामिन की अवेलेबिलिटी को जो बढ़ाते हैं, डोपामिन अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, ये है हमारे पास एमेंटिडिन। एमेंटिडिन क्या है, बस उसके रीअपटेक, मतलब जो वेसिकल्स में से इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, बाय रिलीजिंग दी डोपामिन फ्रॉम वेसिकल। ये है एमेंटिडिन। इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या, एक है एडिमा और एक है लिविडो रेटिकुलरिस। तो एमेंटिडिन के दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडिमा और लिविडो रेटिकुलरिस। तो एक बार हमने ड्रग्स देख लिए ये सारे। अब हम देखेंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्डरली क्या है, अगर मोर देन इक्वल टू 65 ईयर्स है, लीवोडोपा, कार्बिडोपा, मतलब इनका कॉम्बिनेशन हो गया सिंडोपा। ये क्या करता है, पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज को कम करेगा, इसलिए हमने इसको साथ में दिया। मोस्ट इफेक्टिव फॉर ब्रेडिकाइनेसिया एंड रिजिडिटी। इट इज़ नॉट प्रेफर इन यंग एडल्ट क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं मोटर फंक्शंस के एंड डिस्काइनेसिया के, तो हम इसको यंग में देखते हैं। अगर पेशेंट क्वेश्चन में आएगा कि पेशेंट ओल्ड है और लॉन्ग 65 से ज़्यादा है तो हम सिंडोपा का कॉम्बिनेशन देंगे, याद रखना है। अगर पूछा जाए यंग पेशेंट में ड्रग ऑफ चॉइस इन यंग पेशेंट क्या बताया था, डोपामिन एगोनिस्ट, प्रामीपेक्सोल, रोपिनारोल। ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म या ट्रेमर प्रीडोमिनेंट पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, ट्राइहेक्सफेनिडिल, ऑल्सो नोन एज ब्रोमोक्रिप्टिन या बेंजेक्सोल। तो इसमें हम क्या देते हैं, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, ट्राइहेक्सफेनिडिल और बेंजेक्सोल। उसके बाद आते हैं एडेनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एक नया ड्रग है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हमने पढ़ा था तो इसे याद रखना है। ये मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यू ड्रग है जो एडेनोसिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, वो क्या है, इस्ट्राडेफिलिन। ये न्यू ड्रग है, इस्ट्राडेफिलिन। इस तरह से एक नया ड्रग आया। चलो
एडवांस डिजीज में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर सकते हैं जिसका टारगेट होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। एडवर्स इफेक्ट ये जो अभी हमने सिनडोपा किया, ये एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, एक तो इसमें ऑन ऑफ फिनोमेना होता है कि एकदम से ऑन हो जाता है डिस्काइनेसिया हो जाता है, ऑफ हो जाता है तो एकाइनेसिया हो जाता है। तो इसके लिए अगर ऑन ऑफ फिनोमेना हो रहा है फिर हम ट्रीटमेंट में वो कॉम्ट इनहिबिटर्स देते हैं जो हमने किए थे। वो कौन से थे, कॉम्ट इनहिबिटर्स या माओबी इनहिबिटर्स, जैसे कि ये एंटेकोपॉन, सेलेजिलिन, ये लीवोडोपा इंड्यूस डिस्काइनेसिया भी हो सकता है। तभी ये सब साइड इफेक्ट्स के कारण मेरे यंग एडल्ट्स में नहीं दे रहे थे। डिस्काइनेसिया दैट अकर्स ड्यूरिंग द ऑन पीरियड, अगर ऑन पीरियड में डिस्काइनेसिया हो जाए तो हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, अमेंटिडीन, दैट इज़ यहाँ पे जो डोपामिन अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहा था, ठीक है, एडीमा और लिबिडो रेटिकुलरिस जिसका साइड इफेक्ट था। अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ डोपा एगोनिस्ट क्या है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, हाइपरसेक्सुअलिटी, कॉग्निटिव शॉपिंग, एकदम से इम्पल्स बढ़ जाएगी। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग के ट्रीटमेंट में क्या देते हैं हम, एटोमॉक्सिटिन। ब्रोमोक्रिप्टिन इज अवॉइडेड ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड कार्डियक वैस्कुलर फाइब्रोसिस। ब्रोमोक्रिप्टिन का भी थोड़ा सा नुकसान बता दिया। नेक्स्ट हम आ गए सेरिबेलम पे, बस हमने इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं है। सेरिबेलम पे क्या होगा कि अ लीजन इन द सेरिबुलर हेमिस्फीयर प्रोड्यूसेस इप्सिलेटरल सेरिबुलर साइंस ड्यू टू डबल क्रॉसिंग ऑफ सेरिबुलर फाइबर्स, ठीक है, सेरिबुलर फाइबर्स डबल क्रॉस करते हैं तो अगर कोई लीजन होते हैं सेरिबेलम पे तो वो इप्सिलेटरल साइंस ही देती हैं। ये भी मैंने ही बताया था आपको कि अगर तो स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट में ट्रेमर हो रहे हैं तो उसे हम एसेंशियल ट्रेमर बोलते हैं, अगर एंड ऑफ द मूवमेंट में ट्रेमर हो रहा है उसे इंटेंशन ट्रेमर बोलते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। इंटेंशन ट्रेमर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवमेंट, तो ऑब्वियसली एसेंशियल क्या हो गया, स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट। सेरिबेलम की एनाटमी में क्या क्या होता है, सेरिबेलम में एक वर्मिस होता है, बीच में दोनों साइड के हेमिस्फीयर्स होते हैं। लोब्स कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और एक होता है हमारे पास फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, ठीक है। फिशर्स होते हैं, प्राइमरी फिशर, पोस्टीरो लेटरल फिशर। अब जो इसमें से जो वर्मिस मैंने बताया, वर्मिस ये फ्लोक्युलोनोडुलर लोब और ये एंटीरियर, मतलब कि बीच वाला पार्ट रेड पार्ट और ये ग्रीन का फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, ये जो बीच वाली चीज़ें हैं ये क्या करते हैं, ट्रंकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और जो लेटरल हेमिस्फीयर है या फिर सेरिब्रो सेरिबेलम है वो क्या करते हैं, फाइन मूवमेंट ऑफ लिम्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्मिस, फ्लोक्युलोनोडुलर लोब जिसे हम वेस्टिबुलर सेरिबेलम भी बोलते हैं, ये क्या करेंगे, मेंटेन्स बैलेंस। एंटीरियर लोब क्या करेगा, स्पाइनो सेरिबेलम होता है जो वो कोऑर्डिनेशन करता है। तो अगर इन सब में दिक्कत आएगी तो लीजन में क्या होगा, ट्रंकल अटैक्सिया हो जाएगा, स्टैगरिंग गेट हो जाएगा, निस्टैग्मस एंड एल्कोहलिक्स में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें ट्रंकल अटैक्सिया, स्टैगरिंग गेट, निस्टैग्मस, एल्कोहलिक्स वो सब अफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से। अब एक होता है डेंटेड न्यूक्लियस जो कि लेटरल हेमिस्फीयर है सेरिब्रो सेरिबेलम का, तो वो मोटर प्लानिंग करता है, तो उससे प्लानिंग अफेक्ट होगी, क्या होगा, डिसमेट्रिया, इंटेंशन ट्रेमर्स, डिसडाइकोकाइनेसिया, ठीक है, डिसडाइकोकाइनेसिया वो जो ऐसे ऐसे वाला होता था। अब सेरिबेलर कॉर्टेक्स जो है वो भी बता देती हूँ। सेरिबेलर कॉर्टेक्स में क्या होता है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इनहिबिटरी फाइबर्स, इसमें सारे के सारे फाइबर्स इनहिबिटरी होते हैं एक्सेप्ट ये जो है ग्रैन्यूल सेल के, सारे इनहिबिटरी एक्सेप्ट वन ग्रैन्यूल सेल के, ठीक है। तो हमेशा ग्रैनी जो है वो पॉजिटिव है, एक्साइटेड है, पर वो किसको एक्साइटेड होती है, हमेशा ग्रैनी मौसी को मिलने के लिए एक्साइटेड होती है। सो ग्रैन्युलर सेल्स इज एक्साइटेड टू मीट मौसी, ठीक है। ग्रैनी को होता है कि मैं मौसी से मिलूँ। अब दादी को होगा कि मैं पू से मिलूँ ऐसे, ठीक है। इसके एफरेंट्स क्या हैं, ओलियोसेरिबेलर और पैरा ओलियोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स आर क्लाइंबिंग फाइबर्स, रेस्ट आर मॉसी फाइबर। अब फाइबर्स की बात कर लेते हैं, इसमें से जो बस ऑलिव से आएंगे ना, ओलिवोसेरिबेलर कुछ भी कह लो, जो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस या ऑलिव से आ रहे हैं वो तो सब क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं, ठीक है। बाकी के सारा इनपुट कहाँ से आ रहा है, मॉसी से। तो मोस्ट ऑफ द इनपुट पता है ना घर में बातों का कहाँ से आता है, मॉसी से। तो बस ऐसे याद रखना है कि मॉसी फाइबर मोस्ट ऑफ द इनपुट ला रहे हैं, क्लाइंबिंग वाला सिर्फ इन्फीरियर ऑलिवरी ला रहे हैं। ऑलिव्स लाइक ग्रेप्स आर क्लाइंबर्स, मॉसी विल ओनली गो टू द एक्साइटेड ग्रैनी, ठीक है। अब मॉसी सारा कुछ ला के इन्फॉर्मेशन किसको देगी, ग्रैनी को। अब इफेरेंट्स जो है वो क्या है, ये तो हो गए मतलब ये एफरेंट्स, ठीक है, जो
और लीव से आगे, मासी से आगे, ठीक है, ये फ्रेंड्स हैं। ई फ्रेंड्स कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ परकिंजे, क्योंकि जो परकिंजे सेल्स हैं ना वो मॉनिटर होते हैं क्लास के। अब इन आउटपुट बाहर क्या जाएगा, मैम को कौन कौन सी शिकायत जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, वो ये डिसाइड करेंगे परकिंजे, ठीक है। तो परकिंजे सेल्स फिर कहाँ? डीप सेरिबेलर न्यूक्लियर पे जाएंगे। अब लेयर्स देखो, इसके क्या क्या लेयर्स हैं। एक है मॉलिक्यूलर लेयर, जिसमें हमारे पास कई सारे सेल हैं, जैसे कि स्टिलेट सेल्स, बास्केट सेल्स, ये सब आ गए हमारे पास मॉलिक्यूलर लेयर में। परकिंजे एक सेल लेयर है। परकिंजे सेल लेयर में क्या होता है? परकिंजे सेल। एक ग्रैन्युलर लेयर है। ग्रैन्युलर लेयर में एक तो ग्रैन्यूल सेल्स होंगे और क्या होंगे? गोल्जी सेल्स, ठीक है। ये हो गए हमारे पास लेयर्स। अब बस याद रखना है कि जब इनपुट आ रही होती है, मॉसी फाइबर्स इनपुट लाती है और वो इन्हें देती है, ठीक है। मॉसी इनपुट किसके पास जाएगी? ग्रैन्यूल सेल, ग्रैनी के पास, एक्साइटेटरी के पास, ठीक है। ये इंफीरियर वाले से क्लाइंबिंग आएंगे और ये इधर उधर जाएंगे। अल्टीमेटली सेरिबेलर न्यूक्लियस के पास क्या जाएगा? वो डिसाइड करेगा परकिंजे। इसमें से एक्साइटेटरी सिर्फ एक है, ग्रैन्यूल, ठीक है। ये हो गया। अब लेटरल टू मीडियल के न्यूक्लियस देखो कौन कौन से हैं। डॉक्टर्स ईट गुड फूड, ऐसे याद रखना है इसको, लेटरल टू मीडियल को। डॉक्टर्स ईट गुड फूड, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस, फेस्टिजियल। डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस, फेस्टिजियल। इफरेंट्स मोस्ट कॉमनली जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वाया डेंटेट न्यूक्लियस आते हैं। डेंटेट, रूब्रा, थैलेमिक ट्रैक्ट, वाया सुपीरियर सेरिबेलर न्यूक्लियस। फेस्टिजियल ओल्डेस्ट है, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियर, ठीक है। फेस्टिजियल इसमें सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है और इफरेंट्स आते हैं डेंटेट से। अब लेटरल टू मीडियल याद कर लिया। डॉक्टर्स ईट गुड फूड, डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस, फेस्टिजियल। अब पेडंकल्स को याद करो। हमारे पास 3 पेडंकल्स हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। इसमें से सुपीरियर वाला तो आउटपुट देता है, मिडल और इंफीरियर इनपुट देता है, ठीक है। कहाँ से आ रही है इनपुट? मिडल सेरिबेलर जो पेडंकल है वो लार्जेस्ट है, वो प्योरली एफरेंट है, जो कि कॉर्टेक्स से सारे के सारा इनपुट लेके आएगा। इन्फीरियर भी इनपुट ही लाएगा। ये कहाँ से ला रहा है? उसने कॉर्टेक्स से ला दिया, या एवरीथिंग एल्स से जा के लेके आएगा, जैसे कि वेस्टिब्यूल से, स्पाइनल कॉर्ड से। तो नीचे से इन्फीरियर है ना, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है बॉडी में, उससे वेस्टिब्यूल से ले आया, तो ये वो काम करेगा, ठीक है। कान से ले आया, ये मेन सेरिबेल मिडल वाला कॉर्टेक्स से ला रहा है। ये सब ला के आउटपुट किसको दे रहे हैं? इसको सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल को, ठीक है। इसमें डेंटोथैलेमिक, डेंटोरूब्रोथैलेमिक ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आउटपुट देते हैं। अब ये देखो, पहले आता है मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से इनपुट, वो जाता है डीप सेरिबेलर न्यूक्लियस पे। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से आउटपुट आती है और वो जाती है कॉर्टेक्स पे। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ गया अप्रोच टू हेडेक। हेडेक, हमें कोई भी बंदा हेडेक के साथ है, हमें उससे पहले क्या पूछना है कि वो यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ यूनिलेटरल हेडेक तो वो या तो वो पल्सेटाइल हो, अगर तो वो पल्सेटाइल है, ऑरा प्रेजेंट है, 4 to 72 आवर्स का है, एंड नोजिया, तो वो क्या केस होता है? क्लासिक माइग्रेन। ये तो सबको पता है, ईजी है। अगर तो यूनिलेटरल नहीं, यूनिलेटरल के साथ हेडेक रिपीटेटिव है, उसके रिकरेंट अटैक्स होते हैं, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, मेन इसमें और चीज़ें हो रही है, लाइक इप्सिलेटरल कोई ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आ रहे हैं, लैक्रिमेशन, कंजंक्टिवल इंजेक्शन, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल पेन हो रहा है, हॉर्नर सिंड्रोम हो रहा है, ये सब अगर हो रहा है तो हम अब और कॉजेज़ के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले आगे हम कॉज 15 to 3 आवर्स के लिए अगर हो रहा है और मेल्स में ज़्यादा हो रहा है। देखो मेल्स में तो अगर हेडेक 15 मिनट भी हो जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। वो लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, सारा क्लस्टर जमा कर लेंगे कि भाई हमें ऐसे हेडेक हो रहा है, पूरे घर को इकट्ठा कर लेंगे। उनको कुछ दवाई देने की भी ज़रूरत नहीं होती मेल्स को, उन्हें क्या देते हैं? चुपचाप उठा के ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे याद रखना है हमने कि 15 to 33 आवर्स के लिए जो हेडेक हो रहा है और मेल्स में ज़्यादा हो रहा है वो कौन सा होता है? क्लस्टर हेडेक। उसमें हम क्या देते हैं? 100% हाई फ्लो ऑक्सीजन 12 to 15 लीटर पर मिनट की। ट्रिप्टेंस कैन ऑल्सो भी यूज इन प्रोफाइलैक्सिस। अब देखो मेल्स का हम ना रोला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको पहले ही प्रोफाइलैक्सिस दे के रखो। अगर उसके रिकरेंट अटैक्स होते हैं उसमें हम क्या देंगे उसे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCBs, जैसे कि विरापा में। अब अगर तो 2 to 30 आवर्स के लिए हो रहा है और उसका गुड रिस्पॉन्स है टू इंडोमेथेसिन, तो वो कौन सा हेडेक है? पेरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया। एक साइड हो रहा है, पेरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया है वो, ये याद रखना, भूल जाते हैं, ये तो याद रहता है क्लस्टर हेडेक, ये भूल जाते हैं, पेरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया। अब बाकी दोनों हो रहे हैं 5 to 200 सेकेंड्स के लिए। अगर 5 to 200 सेकेंड्स के लिए बस हेडेक हो रहा है, मतलब देखो 200 सेकेंड्स कम ही होते हैं,
ठीक है, इतने का हेडेक हुआ और वो बर्निंग स्टैबिंग पेन का है, तो एक क्या हो सकता है संक्ट, दैट इज शॉर्ट लास्टिंग यूनिलेटरल न्यूरैल्जिफॉर्म हेडेक अटैक्स विद कंजंक्टिवल इंजेक्शन एंड टीयरिंग। इसमें कंजंक्टिवल इंजेक्शन और टीयरिंग है, CT। ठीक है, अगर तो 5 to 200 सेकेंड्स के लिए हो रहा है और उसमें साथ में सेकेंड और थर्ड टेरिटरी ऑफ ट्राइजेमिनल 5 to 5 टेरिटरी भी हो रही है इफेक्ट, और इट इज़ ट्रिगर्ड बाय चूइंग या फिर टच, तो फिर क्या होगा, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें हम क्या ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, कार्बामाज़ेपिन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया सलमान खान वाला केस, तो वो क्या रहता है, कार्बामाज़ेपिन। रिफ्रैक्टरी केसेस में गामा नाइफ सर्जरी भी करते हैं जब नहीं ठीक हुआ तो। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें क्या लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑक्सीपुट, माइग्रेन के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स स्प्रेडिंग एंटीरियरली, ठीक है, पीछे से शुरू होगा माइग्रेन में वेव लाइक फैशन, कॉजिंग ट्रांजिएंट पता नहीं क्या डीपोलराइजेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरा सच एज सिंटिलेटिंग स्कोटोमा फॉलोड बाय हेडेक। ये सब होता है माइग्रेन। अगर तो माइग्रेन मोर देन 72 आवर्स लास्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटस माइग्रेनोसिस। ठीक है, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी एग्रेसिव मेडिकल मैनेजमेंट की, इंक्लूडिंग हाइड्रेशन, एंटीएमेटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बाकी हेडेक में बाद में बताती हूँ, पहले आप मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन देख लो भी, जो माइग्रेन हमने पढ़ा था उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम। अगर क्वेश्चन में आए व्हाट इज़ द की मॉलिक्यूल फॉर माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, तो वो क्या होगा, CGRP। ठीक है, CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। अब मैनेजमेंट में एक होता है एक्यूट अटैक की मैनेजमेंट, एक होता है प्रोफाइलैक्सिस की मैनेजमेंट। एक्यूट अटैक में हम फर्स्ट लाइन होता है NSAIDs, ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं ट्रिप्टन्स, 5-HT1B 1D एगोनिस्ट। ठीक है, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है ट्रिप्टन्स की, ट्रिप्टन्स ये जो माइग्रेन है ना वेज़ोडाइलेशन की वजह से होता है, ट्रिप्टन्स क्या करेंगे, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो जाएंगी, अगर पेशेंट को CAD, स्ट्रोक या हाइपरटेंशन है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, लैस्मीडिटैन देते हैं एक सिलेक्टिव 5-HT1F एगोनिस्ट। ठीक है, वो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नहीं कराता, इसलिए हम उसको CAD और स्ट्रोक पेशेंट में भी दे सकते हैं। ये रिसेंटली अप्रूव हुआ है फॉर एक्यूट अटैक्स। इसमें ये CGRP के रिलीज को कम करता है और प्रिवेंट्स होना चाहिए था मे बी वेज़ोडाइलेशन एंड न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन। लैस्मीडिटैन क्या किया, ट्रिप्टैन डीटैन। अब प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर जैसे कि प्रोमानोलोल। ठीक है, अदर फर्स्ट लाइन ओपियोइड्स क्या देते हैं हम, टोपिरामेट या वैल्प्रोएट दे सकते हैं, टोपिरामेट और वैल्प्रोएट। न्यूअर ड्रग्स हैं CGRP एंटागोनिस्ट्स, जैसे कि जीपैंट्स, रिमिजीपैंट एंड एटोजीपैंट। इट इज़ यूज फॉर एक्यूट माइग्रेन, ऑल्सो फॉर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, ये एक्यूट प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ कर लो जीपैंट्स को, एक्यूट में भी कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्सिस में भी कर सकते हैं। पर प्रोफाइलैक्सिस के लिए मेन कौन से के, प्रोपानोलोल, टोपिरामेट और वैल्प्रोएट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट CGRP इंजेक्टेबल्स। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं, वही वाली NE और NU वाली, ये वही वाला लॉजिक इसमें लगाना है। ठीक है, अब लैस्मीडिटैन का देखो क्या है, एक्यूट, लैस्मीडिटैन छोड़ दो अभी के लिए। ये देखो एक्यूट में हमने कौन कौन से पढ़े, NSAIDs, ट्रिप्टैंस, डीटैंस, जीपैंट्स। प्रोफाइलैक्सिस में प्रोपानोलोल, टोपिरामेट, वैल्प्रोएट, एमिट्रिप्टोलिन हमें आगे पढ़ेंगे कि ये भी दे सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए। किस में देंगे हम आगे, बैंड लाइक टेंशन हेडेक में एमिट्रिप्टोलिन दे सकते हैं। बाइलेटरल हेडेक अगर हो तो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, एक तो बैंड लाइक सेंसेशन है 4 to 6 आवर्स के लिए हो रहा है, तो फिर बैंड लाइक सेंसेशन है जब हम चुन्नी बांध के घूमते हैं सिर पे, तब हमें क्या हो रहा होता है, टेंशन टाइप हेडेक। ठीक है, वो मोस्ट कॉमन हेडेक है और इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होते हैं, NSAIDs। ये मोस्ट कॉमन हेडेक है, ड्रग ऑफ चॉइस NSAIDs होता है। अब ये मोस्ट कॉमन हेडेक है, NSAIDs है। प्रोफाइलैक्सिस में इसमें मैंने आपको बताया था TCS दे सकते हैं, मोर देन 15 डेज अ मंथ अगर हो रहा हो तो। इतनी जल्दी नहीं कि भाई कल सिर दर्द ना हो मैं आज TCS ले रही हूँ, अगर महीना हो गया एंड मोर देन 15 डेज हेडेक रह रहा है तो उसके लिए TCS ले सकते हैं। नेक्स्ट बाइलेटरल है अगर, तो फिर हम देखेंगे अगर वो डल एकिंग हेडेक है और साथ में पैपिलोडीमा है, अगर पैपिलोडीमा पॉइंट आ गया तो मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से इंटरलिंक्ड है, तो उसमें क्या होगा, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ऑल्सो नोन एज स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई याद करना है, ये क्या है, इंट्राक्रेनियल
हाइपरटेंशन इडियोपैथिक। तो इसमें क्या होता है कि हेडेक वर्सनिंग ऑन लाइंग डाउन, रिकम्बेंट पोजीशन एंड इम्प्रूविंग ड्यूरिंग द डे इन यंग वुमेन ऑन OCPs। ठीक है, कई उनमें भी होता है जो यंग वुमेन OCPs पे होती हैं, हेडेक लाइंग डाउन में ज़्यादा हो जाता है और हेडेक ड्यूरिंग द डे इम्प्रूव हो जाता है, तो वो भी है ये। 6th क्रेनियल नर्व पैल्सी हो जाती है, इसमें डिप्लोपिया हो जाएगा, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है विद नॉर्मल CSF कॉम्पोजिशन। CSF तो नॉर्मल है पर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, टोड। ठीक है, ये देखो ये आंखें टोड जैसी लग रही है ना, टोड की आंखों जैसी। इसमें टेट्रासाइक्लिन्स, ओबेसिटी, विटामिन A और डायनाजोल, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। डायनाजोल की वजह से ही मैंने यहाँ OCPs का बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया होगा ना, तो डायनाजोल। अब इसमें क्योंकि ओबेसिटी की रिस्क फैक्टर है तो हम इसका ट्रीटमेंट में पहली बात क्या बोलेंगे, वेट लॉस करो, एसिटाजोलामाइड देंगे ताकि डायूरेटिक्स के साथ वो कम होता रहे इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, इफ फ्रैक्टरी या विजन थ्रेटेंड होते हैं तो रिपीटेड लंबर पंक्चर्स करेंगे बार बार, और फिर भी मतलब कुछ नहीं हो रहा तो ऑप्टिक नर्व शीथ की फेनेस्ट्रेशन करेंगे। ये सब हो गया। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख ले क्या क्या लिखे। एक तो ये लिखा है फ्रोवाट्रिप्टन। Frovatriptan, it is useful in menstrual migraine due to its long half-life, that is 26 hours, providing prolonged protection during menstruation. Menstrual migraine, जिसको menstruation के टाइम migraine होता है, उन्हें हम क्या देते हैं, long half-life वाला, जो कि 26 hours इसकी half-life है, ताकि वो prolonged action दे, Frovatriptan। ठीक है, Frovatriptan। अब सेकेंडरी हेडेक क्या होता है, अर्जेंट इवैल्यूएशन चाहिए होती है ड्यू टू अंडरलाइंग सीरियस पैथोलॉजी, तो नहीं है देखने के लिए, वो होता है स्नूप। ठीक है, एक तो कब होता है ये सेकेंडरी हेडेक, अगर तो कोई सिस्टेमिक सिम्टम्स प्रेजेंट है साथ में, लाइक फीवर, कैंसर, कुछ तब हुआ है हेडेक। ठीक है, न्यूरो डेफिसिट है, जैसे कि वीकनेस या फिर कन्फ्यूजन है। ठीक है, सडन ओ से है ऑनसेट। सडन ऑनसेट का है लाइक थंडर क्लैप हेडेक किसी को होता है ना सडन, तो उन्हें इमीडिएटली खाने की ज़रूरत होती है। ओल्ड एज में अगर 50 ईयर से ज़्यादा हेडेक हो रहा है। अब प्रोग्रेशन अगर किसी का वर्सनिंग हो रहा है ओवर द वीक्स, वर्सन होता जा रहा है। एक होता है हिप्निक हेडेक, वो क्या होता है, आफ्टर स्लीप टिपिकली इन एल्डरली, ये अलार्म क्लॉक हेडेक होता है, जिसकी वजह से भी सोने के बाद एकदम से बंदे का सोते सोते इतना सिर दर्द होता है कि वो सोते सोते उठ जाता है। वेकिंग पेशेंट फ्रॉम द स्लीप एट कंसिस्टेंट टाइम, ट्रीटेड विद कैफीन और लिथियम। ठीक है, अब नेक्स्ट डेली एनाल्जेसिक्स जो लेते हैं उनमें मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो जाता है। डेली एनाल्जेसिक यूज फॉर chronic headache that paradoxically worsens headache severity होते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। रिकग्निशन एंड विड्रॉल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट इज एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, हमें विड्रॉ करना पड़ता है, रिकग्नाइज करना पड़ता है कि इस दवाई से इसको हेडेक हो रहा है और इसको निकालो, उसको बंद करो दवाई को। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दी हेडेक। हाँ, अब आगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का टेबल ये पहले ही करा हुआ है, काइंड ऑफ ईजी है, बस ग्लूकोज और प्रोटीन को याद रखना। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, CSF का कलर क्लियर होता है, WBC 0 to 5 होंगे, थोड़े से सेल्स पर म्यूअल जो भी है ये। और ग्लूकोज में, अब ग्लूकोज एक है 40 to 70, प्रोटीन है लेस देन 40। कैसे याद रखना है, हमारी बॉडी में यूजुअली ग्लूकोज ज़्यादा होता है, प्रोटीन की कमी होती है, तभी हम कहते हैं प्रोटीन रिच डाइट लो। ठीक है, जैसे मेरी बॉडी में ग्लूकोज तो ठीक है बट प्रोटीन भी ठीक ही है, मतलब चलो कम है एज़ कम्पेयर टू जो लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। तो फिर नॉर्मली अभी ये मेरी बॉडी में नॉर्मली है, तो नॉर्मली प्रोटीन 40 से कम होता है और ग्लूकोज 40 to 70 होता है। पर मेनिंजाइटिस के केस में उल्टा हो जाएगा कि ग्लूकोज कम होने लग जाएगा, प्रोटीन बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना है। ओपनिंग प्रेशर कितना होता है, 50 to 180 mmHg। अब बैक्टीरियल या फिर ट्यूबरकुलर वैसे तो सिमिलर होंगे क्योंकि TB भी एक बैक्टीरिया ही है, बट TB में क्या खास बात हो रही है, कॉबवेब कोएगुलम बन रहा है। ठीक है, कोएगुलम फॉर्मेशन हो रही है। इन दोनों में टर्बिड हो जाएगा कलर, WBC दोनों में बढ़ेंगे, पर बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल्स बढ़ेंगे, ट्यूबरकुलर में लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे। ठीक है, ग्लूकोज दोनों में कम हो जाएगा, प्रोटीन दोनों में बढ़ जाएगा, अभी मैंने समझाया लॉजिक, और ओपनिंग प्रेशर भी दोनों में बढ़ जाएगा। वायरल में क्या होता है, वायरल में जब भी होता है कि भी सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन ना लैब वैल्यूज़ में कभी भी वायरल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वायरल जो कि मोर कॉमन है, ठीक है, जैसे कि एंटेरोवायरस इन चाइल्ड की वजह से हो गया। ठीक है, तो इसमें क्लियर होगा। ठीक है, वायरल के साथ में फंजाई भी बढ़ा देती हूँ, फंगल, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ अगर HIV है तो क्रिप्टोकोकल पिजन ड्रॉपिंग्स वगैरह वाली की हिस्ट्री आती है साथ में। तो वायरल और फंगल है, ये दोनों काइंड ऑफ एसेप्टिक होते हैं क्योंकि इनकी लैब वैल्यूज में काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ता। इनका
दिखने में कलर भी अपीयरेंस क्लियर होती है। दोनों में थोड़े थोड़े लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे, ग्लूकोज या तो थोड़ा कम होगा या नॉर्मल रहेगा, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ओपनिंग प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। तो ये काइंड ऑफ एसेप्टिक कंडीशन होगी। अब GBS गुलियर-मैरे सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ क्या इफेक्ट होता है, प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इफेक्ट होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। प्रोटीन में क्यों इफेक्ट हुआ, प्रोटीन इसमें बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या होती है एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ओलिगोक्लोनल बैंड्स होते हैं। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स आ गए अब, जो कि क्या होते हैं, पेरिफेरल, ठीक है। एक तो आता है हमें डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर हम दो तरह के करेंगे, पहले हम पेरिफेरल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज पे सेंट्रल करेंगे। पेरिफेरल में हमारे पास दो आते हैं, GBS गुलियन-बारे सिंड्रोम और चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़। सेंट्रल में हमारे पास आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ये वाले ADM, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका, PML, ये सब, ठीक है। तो पहले मान लो हमने कर लिया पेरिफेरल डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, जिसमें आते हैं GBS और चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़। GBS में क्या होगा, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है AIDP, दैट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। इसमें क्या हो जाता है, बायलेटरल एक्यूट असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, हमें पता है, और एरिफ्लेक्सिया हो जाता है। इसमें क्या होगी, कोई हिस्ट्री ऑफ प्रायर इन्फेक्शन होती है, GI इन्फेक्शन जैसे कि कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई, या फिर कोई STD भी हो सकती है, ठीक है। मोनोफेजिक कोर्स होता है लेस देन 4 वीक्स का, यूजुअली अगर एक्यूट है तो लेस देन 4 वीक्स का ही कोर्स होगा, फिर ठीक हो जाएगा। पर अगर वो 8 वीक्स से ज़्यादा भी ठीक नहीं हो रहा, और या फिर बार बार मोर देन इक्वल टू 3 रिलैप्सेस आ रहे हैं, तो वो क्रॉनिक IDP बन जाएगा, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। अब ये होता क्या है कि क्यों हो रहा है, क्रॉनिक के फेज में क्यों जा रहा है, मेन चीज़ क्या होती है, इसमें मॉलिकुलर मिमिक्री हो जाती है श्वान सेल्स की तरफ, तो श्वान सेल्स को अटैक करने लग जाएंगे, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया याद करना, ये हम भूल सकते हैं, ब्राइटन क्राइटेरिया या ब्रिजटन, जो भी बोलना है, ब्राइटन क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ GBS, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हमें पता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, तो हमें इसे बचाने के लिए वेंटिलेटरी स्पायरोमेट्री पे बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमें इसे वेंटिलेशन इंट्यूबेट करना है। तो स्पायरोमेट्री मॉनिटरिंग के लिए 20, 30, 40 रूल होता है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी लेस देन अगर 20 ml पर kg हो जाए, ठीक है। मीन इंस्पिरेटरी प्रेशर लेस देन इक्वल टू -30 सेंटीमीटर वाटर हो जाए, और मीन एक्सपीरेटरी लेस देन 40 सेंटीमीटर वाटर हो जाए, ठीक है। 20 है वाइटल कैपेसिटी, मीन इंस्पिरेटरी -30, मीन एक्सपीरेटरी 40 सेंटीमीटर वाटर। अगर ये सब इनसे कम हो गया तो इंडिकेशन है इलेक्टिव इंट्यूबेशन करने की, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, IV, IG और प्लाज्माफेरेसिस हमें पता है, और इसमें स्टेरॉइड्स का कोई काम नहीं है, स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करने। इसके वेरिएंट्स देखो क्या क्या होते हैं। अब AIDP तो हमने कर लिया, मोस्ट कॉमन वेरिएंट एक्यूट डीमाइलिनेटिंग जो है AIDP, इसमें हम कौन सी एंटीबॉडीज़ देंगे, GM1, ठीक है, GM मोस्ट कॉमन है। अब एक्सोनल वेरिएंट्स हमारे पास दो होते हैं, अमन और अमसन। अमन जो है वो शार्क टैंक का अमन ज़िद्दी है, अमन हमेशा सारे ज़िद्दी होते हैं, तो अमन में क्या हो जाएगा, anti-GD1 एंटीबॉडीज़ ज़िद्दी, या फिर आप ऐसा रख सकते हो, अमन एक GD है, GD, ठीक है। ऑफ्थैल्मोप्लीजिया किस में होता है, मिलर फिशर सिंड्रोम में, anti-GQ1B एंटीबॉडीज़, ठीक है। इसमें क्या है, GQ1B। मिलर फिशर सिंड्रोम में होता क्या है, एक ऑफ्थैल्मोप्लीजिया, एटैक्सिया, एरिफ्लेक्सिया, तीन चीज़ें होती हैं, ऑफ्थैल्मोप्लीजिया, एटैक्सिया, एरिफ्लेक्सिया, anti-GQ1B एंटीबॉडी। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी फाइंडिंग्स में क्या होगा, अगर डीमाइलिनेटिंग है तो ऑब्वियसली कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेटेंसी बढ़ जाएगी। एक्सोनल वेरिएंट्स में क्या होता है कि A से एक्सोनल तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, वेलोसिटी प्रिजर्व रहेगी। तो याद रखना एक्सोनल वेरिएंट्स में यही फ़र्क है, किसकी, एक्सोनल में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। नेक्स्ट है चारकोट-मैरी-टूथ डिजीज़, ये मोस्ट कॉमनली इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें क्या हो जाता है, ड्यूप्लीकेशन ऑफ PMP22 जीन डीमाइलिनेशन, डिस्टल मसल वीकनेस हो जाती है, देखो डिस्टल मसल की वीकनेस होगी और एट्रोफी होगी, एरिफ्लेक्सिया तो होएगा ही अब क्योंकि पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व हो रही है। अदर फीचर्स हैं, फुट ड्रॉप हो जाएगा, देख पेशेंट का फुट ड्रॉप है, और पेस केवस है, मतलब कि हैमर टोज है, ठीक है, पेस केवस है। इसमें अनियन बल्ब अपीयरेंस होती है बायोप्सी पे, ठीक है, ये याद रखना है। चारकोट-मैरी-टूथ से क्या खाएगा, अनियन। इन्वर्टेड चैम्पिंग बॉटल साइन होगा डिस्टल लेग मसल वेस्टिंग की वजह से। अब लास्ट पेज है अभी के लिए, इस सेशन के लिए, कि डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर सेंट्रल में क्या होता है। इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस और माइलाइटिस दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से क्लिनिकल फीचर्स शुरू होने हैं कि ऑप्टिक न्यूराइटिस और माइलाइटिस दिखेगा।
अगर तो माइलाइटिस मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, अगर तो शॉर्ट सेगमेंट माइलाइटिस है मतलब लेस देन 3 वर्टिब्रल बॉडीज़ में, और यूनिलेटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो वो एक केस हो गया। अगर लॉन्ग सेगमेंट माइलाइटिस है, मोर देन 3 वर्टिब्रल बॉडीज़ इन्वॉल्व हो रही है, या फिर बायलेटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस हो रहा है तो वो अलग केस हो गया। शॉर्ट वाले में और यूनिलेटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस में क्या आता है हमारे पास, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंपॉर्टेंट। ये 20 to 40 ईयर्स में होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इट इज़ मोर कॉमन अवे फ्रॉम द इक्वेटर। लो विटामिन डी एसोसिएशन भी होती है, विटामिन डी कम होगा इन बंदों में। मोस्ट कॉमन क्या टाइप इसकी होती है, RRMS रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसकी CE कंट्रास्ट एनहांस MRI क्योंकि जिसमें हम करते हैं मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया, और मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया में हम देखते हैं क्या है, डिसेमिनेशन इन टाइम एंड स्पेस। ठीक है। चारकोट स्ट्राइड, अब चारकोट स्ट्राइड जो है उसमें क्या होता है, सिन दैट इज स्कैनिंग स्पीच, इंटेंशनल ट्रेमर्स और निस्टैग्मस। ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं है कि ब्राइटन क्राइटेरिया GBS में है, चारकोट स्ट्राइड मल्टीपल स्क्लेरोसिस में है, मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस में है, चारकोट मैरीटूथ में क्या था, PMP22 जीन। ठीक है। तो अनियन बल्ब और इन्वर्टेड शैम्पिंग, और भी था फूड ड्रॉप पेस्ट के, बस जो भी है बेसिकली हमें क्राइटेरियाज वगैरह नहीं भूलने। इसमें हम मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CE MRI, और चारकोट स्ट्राइड सिन, स्कैनिंग स्पीच, इंटेंशनल ट्रेमर, निस्टैग्मस। इसमें 2 और साइंस हैं, लर्मिट साइन और उथरोफ फिनोमिना। लर्मिट साइन में क्या होता है, शॉक लाइक सेंसेशन ऑन फ्लेक्शन ऑफ नेक। इसमें क्या होता है, लोअर माई नेक, मतलब जब नेक फ्लेक्स करोगे नीचे को देखोगे, ठीक है, नेक की फ्लेक्शन होगी तो एकदम शॉक लाइक सेंसेशन जाती है बंदे की बॉडी में। उथरोफ फिनोमिना क्या होता है, एग्जैजरबेशन ऑफ सिम्टम्स ऑन हीट शावर। MRI फ्लेयर पे क्या दिखेगा, डॉसन फिंगर्स और पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। ट्रीटमेंट इन मल्टीपल सिरोसिस एक्यूट, देखो पहले तो ये याद करो, एक्यूट में क्या देंगे, स्टेरॉइड्स। GBS में स्टेरॉइड्स का कोई काम नहीं था, इसमें एक्यूट में क्या देंगे, स्टेरॉइड्स। RRMS वैरायटी में बीटा इंटरफेरॉन वो देते हैं, बीटा इंटरफेरॉन देते हैं। PPMS अगर होगा प्राइमरी प्रोग्रेसिव तो उसमें हम क्या देंगे, ओक्रेलिजुमैब। ठीक है, स्टेरॉइड्स, बीटा इंटरफेरॉन, ओक्रेलिजुमैब। तो एक्यूट में रिलैप्स में स्टेरॉइड्स, क्रॉनिक मैनेजमेंट अगर करनी है तो बीटा इंटरफेरॉन, साथ में याद रखो नेटैलिजुमैब। मेरे को ना यहाँ पे लिख लेना चाहिए, नेटैलिजुमैब भी देते हैं RRMS में, नेटैलिजुमैब। इतना तो याद कर सकते हैं, ये है क्या, नेटैलिजुमैब अल्फा 4 बीटा 1 इंटेग्रिन को ब्लॉक करता है एंड हैज़ साइड इफेक्ट PML। इसका साइड इफेक्ट होता है PML। ठीक है। मिटॉक्सेटोन, फिंग्लोलीमेड, क्योंकि फिंगर लाइक डॉसन फिंगर्स था, फिंग्लोलीमोड। LM2जुमैब। ओनली ड्रग अप्रूव्ड इन PPMS कौन सा है, ओक्रेलिजुमैब, जो कि ऑरिटेरियो ट्रायल है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये ओक्रेलिजुमैब अप्रूव है। अब क्योंकि इससे नेटैलिजुमैब से PML हो रहा था तो पहले PML करा देती हूँ। PML क्या होता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। इट इज़ कॉज बाय JC वायरस। ठीक है, JC वायरस से होता है, और ये JC से पता लग रहा है कि ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इट इन्फेक्ट्स O से ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऑपर्चुनिस्टिक ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसमें एसिमेट्रिक वाइट मैटर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इट इज़ सीन इन HIV एड्स क्योंकि ऑपर्चुनिस्टिक है, पेशेंट्स ऑन नेटैलिजुमैब क्योंकि ऑपर्चुनिस्टिक है। एसिमेट्रिक मल्टीफोकल वाइट मैटर लीजन्स हो जाएंगी इसमें। ठीक है, HIV एड्स, नेटैलिजुमैब, JC वायरस, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऑपर्चुनिस्टिक, एसिमेट्रिक। अब 2 रह गए, ADEM और NMO, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका डेविक्स डिजीज़। ADEM क्या होता है, एक्यूट डिसेमिनेटेड एनकेफेलोपैथी। ये लेस देन 20 ईयर ओल्ड में होता है, मतलब चाइल्ड में होता है। हिस्ट्री ऑफ एंटीसीडेंट इन्फेक्शन होगी, कोई वायरल इन्फेक्शन होगी। ये मोनोफेजिक होता है, कोई रिकर नहीं करता। इसमें मल्टीपल फ्लफी कॉटन वूल लीजन्स देखेंगे। ठीक है, बस याद रखना है कि चाइल्ड में हो रहा है, ये बच्चे में हो रहा है, और कोई बच्चे में वायरल हुआ तो फ्लफी कॉटन वूल लीजन दिख रही हैं। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका डेविक्स डिजीज़ में क्या हो रहा है, 20 to 40 ईयर्स। अब ये बड़ो, ये 20 से कम में हो रहा था, ये 20 से ज़्यादा में हो रहा है। लेस देन 20 to 40 ईयर्स में हो रहा है। इसमें एंटी एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। NMO में NMO लग रहा है ना, नीमो पानी की, तो इसमें एक्वापोरिन एंटीबॉडी होगी, एंटी एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडी। इट अफेक्ट्स पेरीवेंट्रिकुलर एरियाज जैसे कि एरिया प्रोस्टीमा, डायनसेफ्लॉन। ठीक है, एक्यूट माइलाइटिस, बायलेटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस तो आपको बता ही दिया। एरिया प्रोस्टीमा सिंड्रोम, डायनसेफ्लॉन, एक्यूट माइलाइटिस, बायलेटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो ये हो गए सेंट्रल डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट सेशन में वी विल डू स्पाइनल कॉर्ड।